हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या होता है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जनरली हम लोगों को पता है कि पहले क्वेश्चन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज की वजह से, जहाँ पे चार्ज है उसके चारों ओर क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पूछेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, लोग बोलेगा कि मैग्नेट से बनता है। ये कॉम्प्लीटली गलत है। मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड बनता नहीं है, उसका फंडामेंटली उसका सोर्स कुछ अलग है। और वो क्या है, बहुत ही सरप्राइजिंगली हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का भी सोर्स क्या है, चार्ज है। चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। उसके अंदर क्या है मैग्नेट के अंदर, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जान लेते हैं कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसका कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, चार्ज को मूव होना चाहिए। चार्ज अगर रेस्ट में है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। चार्ज को क्या होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए, तभी जाकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो चार्ज है, जहाँ पे चार्ज है इसको समझते हैं। जहाँ पे चार्ज है, जिस जगह पे चार्ज है उसके चारों ओर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन क्योंकि चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है, इसके लिए चार्ज का मूवमेंट के लिए यहाँ पे और एक फील्ड आ जाएगा, उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है तो इन एडिशन विथ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज अनदर फील्ड विच इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड्स। और अगर चार्ज एक्सेलरेशन में है, मतलब मूवमेंट तो है, मूवमेंट कितना तरह का हो सकता है, दो हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्मली मूवमेंट, एक एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट। तो एक्सेलरेशन के साथ अगर चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मूव कर रहा है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा। और इसके साथ क्योंकि चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इसके साथ और एक चीज़ बनेगा, वो है रेडिएशन। रेडिएशन वो छोड़ेगा। लेकिन हम लोग ये स्टडी नहीं करने वाले हैं। हम लोग कौन सा चीज़ स्टडी करने वाले हैं, ये चीज़, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मतलब चार्ज जब मोशन में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और एक फील्ड जनरेट करता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे हम लोग पता चला, क्या चला, कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट नहीं है, चार्ज है। ठीक है, मतलब चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड यूज करता है। हाँ, लेकिन उसमें एक कंडीशन चाहिए, क्या है, मूविंग कंडीशन चाहिए, तभी जाके क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब देखो, चार्ज जब मूव करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अच्छा, मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब क्या है, जिस रीजन में मूवमेंट ऑफ चार्ज है उस रीजन में क्या है, करंट है। क्योंकि करंट मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जहाँ पे चार्ज बह रहा है, चार्ज का फ्लो है, चार्ज का मोशन है, वहाँ पे क्या है, करंट है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मूविंग चार्ज कैन क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स। इन अदर वर्ड वी कैन से करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, क्योंकि मूवमेंट और चार्ज जो होता है वहाँ पे तो एक करंट है। करंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, कितना तेज़ी से मूव कर रहा है पर यूनिट टाइम में, उसका हम लोग करंट कहते हैं। तो जहाँ पे चार्ज का मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता ही है, वो तो चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो मूवमेंट ऑफ चार्ज मतलब हम लोग उसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि करंट जहाँ पे है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो अल्टीमेटली क्या निकला कि करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Okay, magnet is not the source of magnetic field. What's happened inside the magnet, we will see it later. But now we know that current is the source of magnetic fields. इस बात को अच्छे तरह से दिमाग में डाल लो कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ना कि मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है,
करंट जब जहाँ पे रहेगा वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट है वो पता चल गया कि करंट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग डिफरेंट तरीके से करंट लेंगे और उसका मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो कि पिछले चैप्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर था उसमें हम लोग देख चुके कि चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो पता है, लेकिन डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, चार्ज तो अलग अलग किस्म का हो सकता है, तो अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, उसके लिए हम लोग गाउस लॉ लगाते थे, या फिर उसके लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगाते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला। ठीक है, तो कई सारा फार्मूला होना चाहिए तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट करंट के लिए, मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है, तो अलग अलग करंट के लिए कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कितना बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको देखना पड़ेगा। तो वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करें, तो उसके लिए क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ। तो बायोट-सावर्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक वायर है, वायर सीधा नहीं है, वो क्या है, थोड़ा सा कर्व है, लेते हैं कर्व, कोई बात नहीं। एक इसमें करंट बह रहा है, कितना करंट बह रहा है, आई करंट। मान लेते हैं कि हमारे पास एक वायर है जिसमें आई करंट बह रहा है ऐसे, और उसका एक छोटा पोर्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक वायर है जो कि आई करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर का एक छोटा पोर्शन लेते हैं जिसका नाम देते हैं क्या, डीएल। क्योंकि डीएल क्यों लेते हैं, एल भी तो लिख सकते हैं ना, डीएल मतलब वेरी छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा, जो एक्स मतलब एक लेंथ, डी एक्स मतलब बहुत ही स्मॉल लेंथ, तो इसीलिए इसका ये छोटा, एक छोटा लेंथ ले लें, उसका लेंथ कितना है, डीएल। इसका जो लेंथ है वो क्या है, डीएल, छोटा। अब देखो ये जो लेंथ है ना, जो लेंथ हम लोग लेते हैं एक वायर में, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डीएल तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इसका क्या लेंथ होगा, 0.1 0.01 कुछ भी हो सकता है, ये लेंथ है, वो डीएल है। तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, टेंजेंट टू द वायर। डीएल का डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया डीएल का डायरेक्शन, डीएल वेक्टर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है ऐसे, तो यहाँ पे ये छोटा डीएल, इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे डीएल क्या होगा, ऐसे होगा। यहाँ पे एक छोटा डीएल उसका क्या होगा, ऐसे, मतलब टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग डीएल ले रहे हैं, मतलब एक छोटा लेंथ ले रहे हैं, तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन कैसे बनता है, टेंजेंट। तो एक छोटा पोर्शन डीएल है, पूरा वायर के लिए क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि एक वायर है, उसका एक छोटा पोर्शन, उसके वजह से किसी इसके अगल बगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। तो मान लेते हैं कि इसका आर डिस्टेंस दूरी पे कुछ भी जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकलना है, एक डिस्टेंस कितना है, आर, दिस इज द डिस्टेंस आर। लेकिन वो भी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ओरिजिन क्या है, ए ओरिजिन है, हम लोग कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, डीएल से। तो ए हो गया मेरा ओरिजिन और ए वाला डिस्टेंस हो गया आर, लेकिन ये एक वेक्टर है तो आर वेक्टर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर वेक्टर। तो यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू द बायो-सावर्ट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वायर, एक वायर का एक छोटा पोर्शन के लिए कुछ एक जगह पे, उसके कुछ दूरी पे, आर डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या होगा, जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, डीबी क्यों लिख रहे हैं, बी भी लिख सकते हैं, बी इज द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या है, कैपिटल बी। तो हम लोग डीबी लिख रहे हैं, मतलब छोटा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये तो हम लोग छोटा पोर्शन के लिए निकाल रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, एक तो होगा करंट के साथ। करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नंबर 2 क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू डीएल। जितना ज़्यादा लेंथ हम लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, क्वाइट नेचुरल। अगर छोटा सा पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ज़्यादा पोर्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बनेगा, और करंट जितना ज़्यादा होगा ज़्यादा बनेगा। ठीक है, और डी बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। आर जितना बढ़ेगा उतना ही तेज़ी से डी बी घट जाएगा, वो तो क्वाइट नेचुरल है। अगर यहाँ पे करंट है तो करंट वायर से जितना दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिस्टेंस बढ़ने से फील्ड क्या हो जाता है, घट जाता है। और एक चीज़ है, डी बी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या है, आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर, सॉरी डीएल एंड आर वेक्टर।
ठीक है। dl मतलब जो छोटा पोर्शन लिया है वो लेंथ का वेक्टर, r मतलब जो पोजीशन हमने लिया है, जो डिस्टेंस लिया है उसका भी तो एक वेक्टर है। तो वो दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होता है, ए वाला एंगल, वो है थीटा। तो ये चारों चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये चारों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं? देखो इसका कोई स्टेटमेंट नहीं है, पिक्चर ड्रॉ करो और लिखो कि एक छोटा पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा उसका वैल्यू होगा दिस। ये हो गया बाय-सॉर्ट लॉ, कोई मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है। चारों को कंबाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल्स टू, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? एक कांस्टेंट लाएंगे, dB इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट के, क्या सम कांस्टेंट आएंगे आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो वहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे वहाँ पे एक कांस्टेंट था के, जो क्या था 1/4πε0 था, उसका वैल्यू भी मालूम था हम लोगों को। तो यहाँ पे के की जगह क्या आएगा? एक नया चीज़ आएगा जिसका नाम है μ0/4π। क्या है हम बता रहे हैं? आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये है dB, ठीक है। वहाँ पे ε0 का एक टर्म था, उसका नाम था परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यहाँ पे μ0 है, इसका नाम है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? μ0 का नाम क्या है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे एक गौर करने वाला चीज़ है कि μ0 क्या है? मीडियम का प्रॉपर्टी है। अलग अलग मीडियम का म्यू अलग अलग होता है, इसीलिए अगर हम सेम कॉन्फ़िगरेशन को यार मीडियम से हटा के कुछ और मीडियम में डाल देंगे, अगर हम लोग उसको वाटर में रख देंगे तो वो क्या होगा? सेम कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ सेम है, आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर सब सेम है, उसके बावजूद भी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगा। क्या बदलाव हो रहा है? म्यू बदलाव हो रहा है। म्यू क्या होता है? डिपेंडेंट होता है मीडियम के ऊपर। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डिपेंड ऑन मीडियम। वो कौन सा मीडियम में रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डिपेंड करता है। अब ये परमिएबिलिटी क्या है? परमिएबिलिटी एक्चुअली क्या है वो हम लोग बाद में समझेंगे, है? अभी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद समझेंगे, थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्चुअल है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, कांस्टेंट आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट मतलब μ0/4π। अच्छा, इसका वैल्यू क्या होता है? μ0 का वैल्यू याद रखना होगा 4π × 10⁻⁻7, ऐसा यूनिट क्या होगा वो तो तुमको खुद निकालना होगा, निकाल सकते ना, वो बाद में निकालेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू क्या होता है? 4π × 10⁻⁷। सो μ0/4π क्या होगा? 10⁻⁷। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये तो स्केलर फॉर्म में है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्यों? आई डी एल साइन थीटा है तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी क्या है? डी एल और आर है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे। देखो अच्छे से देखना, dB इज इक्वल्स टू μ0/4π। अब देखो आई डी एल साइन थीटा, तो आई डी एल यहाँ पे एक आर डाल देते हैं, आर साइन थीटा, आर एक्स्ट्रा डाल दिया तो यहाँ पे आर स्क्वायर था, उसको क्या करना पड़ेगा? आर क्यूब करना पड़ेगा, तभी जाके वो मैनेज होगा। अब देखो डी एल आर साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर, ए क्रॉस बी मीन्स ए बी साइन थीटा। तो हम लोग बाएं तरफ वेक्टर साइन लगा देंगे, इज इक्वल्स टू μ0/4π, कांस्टेंट है, आई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आई स्केलर की वेक्टर है, आई स्केलर है, आई का डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी स्केलर है। क्यों होता है? वो क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, डी एल क्रॉस आर क्या होता है? डी एल क्रॉस आर लिख सकते हैं इसको, डी एल क्रॉस आर, और नीचे आर क्यूब, ठीक है। तो दो फार्मूला आ गया, एक तो है स्केलर फॉर्म, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डी वी इज इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, एंड डी वी वेक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये भी एक फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म में है, स्केलर फॉर्म में है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। एक तो है स्केलर फॉर्म में और एक क्या है? वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वो आर स्क्वायर है, उसको मतलब आर क्यूब करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे आर डालेंगे तभी तो जाके वो वेक्टर फॉर्म बनेगा। अब देखो ये जो डी एल क्रॉस आर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? हम लोग को मालूम है कि ए क्रॉस बी कैसे निकलते हैं, ए से बी तक हम दाएं जो फिंगर है, ठीक है, राइट हैंड का जो फिंगर से वो घुमाते हैं और जो थंब होता है वो ए क्रॉस बी होता है।
या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि स्क्रू को घुमा सकते हैं, पहला वेक्टर से सेकेंड वेक्टर की ओर अगर हम लोग एक स्क्रू घुमाएंगे तो वो जिधर जाएगा वही है A क्रॉस B। तो यहाँ पर DL क्रॉस R का डायरेक्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे DL है इधर और R इधर, तो DL क्रॉस R स्क्रू घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर होगा, बोर्ड के अंदर, मतलब कॉपी के अंदर, तुम जो लिख रहे हो कॉपी में उसका अंदर होगा। तो किसी भी वेक्टर का जब इसका अंदर जाएगा और बाहर जाएगा, ऐसे ये बाहर निकल रहा है तुम्हारे ओर आ रहा है और कुछ ऐसे जा रहा है, तो उसको ड्रॉ कर सकते क्या, नहीं कर सकते। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जो वेक्टर अंदर की ओर जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर ऐसे, और जो बाहर निकलता है उसको गोल देके ऐसे करेंगे। समझ में आ गया। अगर एक वेक्टर ऐसे आ रहे हैं तो उसको कॉपी में कैसे दिखाओगे, नहीं दिखा सकते ना, तो उसको ऐसे लिखेंगे, मतलब वो ऐसे है, मतलब वो बाहर निकल रहा है यहाँ से और ये अंदर जा रहा है। इसको याद कैसे रखना है, एक एरो पता है, एरो अगर अंदर जाएगा तो एरो का बैक कैसे होता है, ऐसे दिखने में होता है, और कैसे आ रहा है तो एरो का सामने कैसा दिखता है, ऐसे दिखता है। ठीक है, वो बाहर निकल रहे हैं, बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा बोलो, DL क्रॉस R दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा होगा। यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अंदर, इनसाइड टू द बोर्ड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही निकाल सकते हैं। इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन करेंगे इसका। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एप्लीकेशन करने वाले हैं, मतलब जो मैंने लॉ पढ़ा है बायो-सवार्ट लॉ हम लोग, तो उसके ऊपर एक एप्लीकेशन करते हैं। बायो-सवार्ट लॉ क्या बताता है कि कुछ एक छोटा पोर्शन है, एक छोटा करंट का पोर्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग को बता दिया। अगर हम लोगों के पास वो छोटा के लिए हम लोगों को पता है, अब यहाँ पे क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, यहाँ से लेकर सीधा वायर है, आई करंट बह रहा है, इसमें क्या करंट बह रहा है, आई करंट ऐसे बह रहा है। तो यहाँ पे पता करना है कि इसके अगल बगल में कितना मैग्नेटिक फील्ड बना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते कि यहाँ पे इसका कुछ दूरी पे यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लेते कि जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस मान लेते स्मॉल डी, तो स्मॉल डी डिस्टेंस दूर के आई एक करंट बह रहा है ऐसे, उससे डी डिस्टेंस के दूरी पे यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किसके लिए, वायर के लिए। वायर जो है यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें बायो-सवार्ट लॉ हम लोग डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते ना, बायो-सवार्ट लॉ एक छोटा पोर्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताता है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत इतना बड़ा चीज़ है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक छोटा पोर्शन को लेंगे और छोटा पोर्शन के लिए इसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो बायो-सवार्ट लॉ से हम लोग लिख पाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको, वो तो एक छोटा पोर्शन के लिए निकला है, तो पूरा पोर्शन के लिए कैसे निकलेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, सुइटेबल लिमिट ऐसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से लेके ये जो वायर है पूरा वायर कवर हो जाए, पूरा वायर के लिए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मिल जाता है। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एक छोटा पोर्शन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हम निकालते हैं और उसको इंटीग्रेट कर देते हैं अंडर सुइटेबल लिमिट, ताकि वो क्या हो जाए, पूरा वायर के लिए कितना होगा वो हम लोगों को पता चल जाता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो ये मान लेते हैं ये ओरिजिन है जहाँ से हम कर रहे हैं, परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस है, यहाँ पे एक वायर है, इसके कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे कितना है, डिस्टेंस डी है। अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या होना चाहिए, जो दिख रहा है वो होना चाहिए। दिख रहा है क्या, जो करंट बह रहा है वो हमको पता है और कितना डिस्टेंस दूरी पे निकलना है वो हम पता है, और कुछ पता नहीं। तो आंसर में क्या रहना चाहिए, ये दो चीज़ रहना चाहिए। ज़्यादा कुछ चीज़ रहेगा तो वो नहीं रहेगा। आंसर ऐसा होना चाहिए ताकि वो हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डिस्टेंस दूरी पे यहाँ का एक छोटा पोर्शन लेंगे, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा पोर्शन लेते हैं। ठीक है, छोटा पोर्शन लेते हैं, इसका नाम देते हैं DL। ठीक है, हम लोग ये जो ओरिजिन है उससे L डिस्टेंस की दूरी पे, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस L है कि नहीं। अगर ये DL है तो ये L है, ये L एक्सिस, कुछ एक एक्सिस मान लो, तो इधर जाने वाला डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कहते हैं, L। लेकिन ये एक छोटा पोर्शन है, तभी जाके हम बायो-सवार्ट लॉ बना सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लें, जो ओरिजिन है वहाँ से L डिस्टेंस के दूरी पे एक छोटा एलिमेंट DL लिया। अब ये जो DL है इसका वेक्टर क्या है, ये DL वेक्टर तो इधर होगा कि नहीं होगा, ये तो DL वेक्टर क्या होगा, टेंजेंट। तो सीधा वायर में टेंजेंट कौन होता है, वही टेंजेंट होता है, तो सीधा वायर टेंजेंट DL वेक्टर हो गया। अब यहाँ से इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, R वेक्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मतलब R मतलब क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से, DL से। तो इसको कनेक्ट कर देते हैं,
तो ये हो गया हमारा क्या, आर वेक्टर। और ये एंगल कितना हो गया वो बाद में देखेंगे। मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा है। ये जो एंगल बना है ये थीटा है। ये अगर थीटा है और ये 90 है कि नहीं है, तो ये 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा, छोड़ो सिंपल, ये 30 है, ये 90 है, तो इसमें कितना होगा 60। ये अगर 60 होगा तो ये कितना होगा 120। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पे 30 बैठाया तो यहाँ पे 120 आया, मतलब 190 ज़्यादा आया। तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा 90 प्लस थीटा, होगा कि नहीं होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, वो भी बोल सकते हैं। तो हो गया। तो डीएल वेक्टर्स और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90 प्लस थीटा है। ठीक है, अब देखो अच्छे से देखना, हम लोग डीबी लिख रहे हैं। डीबी मतलब एक छोटा पोर्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0/4π। ठीक है, उसके बाद आई dl साइन थीटा नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, एंगल यहाँ पे क्या बैठाना होगा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। कितना है एंगल यहाँ पे, 90 प्लस थीटा है। डीएल और आर में कितना एंगल है, 90 प्लस थीटा, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, μ0/4π आई डीएल साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अच्छे से देखना, देखो हम लोगों को पता है कि एक करंट बह रहा है और उसका कुछ डिस्टेंस में कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो आर है, आर क्या है, वो तो इंटरनल चीज़ है ना, ये तो अलग चीज़ है, वो नहीं रहना चाहिए। ये आर को हम लोग को हटाना है। हम लोग की आंसर में क्या रहना है, सिर्फ आई रहेगा और डी रहेगा और थीटा रह सकता है, बाकी सब हटाना है, डीएल हटाना है, आर सब हटाना है। तो यहाँ पे सब हटाएंगे तब जाके मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रहना चाहिए जो ऑब्जर्वेबल है, बाहर से जो दिख सकते हैं हम लोग, वो वहाँ पे बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसा करना है। तो यहाँ पे डीएल और आर को हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो एल के साथ डी रिलेशन है क्या, टैन थीटा का वैल्यू क्या होगा बोलो, टैन थीटा का वैल्यू होगा L/D, होगा कि नहीं होगा, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे एल क्या होगा, डी टैन थीटा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, DL/D थीटा करेंगे तो क्या होगा बोलो, DL/D थीटा करने से क्या हो जाएगा, डी तो कांस्टेंट, टैन थीटा का डिफरेंशिएट करने से क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो डीएल क्या हो जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको यहाँ पे बैठा देते हैं, μ0/4π आई डीएल मतलब क्या हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कॉस थीटा तो पहले से ही है। और आर का मतलब क्या होगा बोलो, आर के साथ डी का क्या रिलेशन है, हम लोग को डी एंटर करना है तो एल को हटाएंगे इन टर्म्स ऑफ टी, तो एल और डी का रिलेशन निकाला। अब जो आर है, आर के साथ डी का क्या रिलेशन है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, सो आर इक्वल्स टू डी बाई कॉस थीटा, मतलब क्या हो जाएगा, डी सेक थीटा। तो आर का वैल्यू यहाँ पे बैठा देख सकते हैं, डी सेक थीटा उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, μ0I/4π डी कॉस थीटा बचा और डी थीटा बचा। ठीक है, ये हो गया डीबी। मतलब एक छोटा पोर्शन के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, μ0I/4π डी कॉस थीटा इंटू डी थीटा, एक छोटा पोर्शन के लिए बना। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छा बात क्या है, μ0 का वैल्यू पता है, आई तो हम लोगों को पता है, डी पता है, बाकी सब जो चीज़ है वो हट गया है, सिंपल हो गया चीज़। ठीक, कॉट थीटा है, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे। तो एक छोटा पोर्शन के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो क्या है, μ0I/4π डी कॉस थीटा डी थीटा, छोटा पोर्शन के लिए। लेकिन हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, पूरा चीज़ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ताकि यहाँ से लेके यहाँ तक कवर हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, बाएं तरफ टोटल बी मिल जाएगा और दाएं तरफ क्या मिलेगा, इसको यहाँ पे करते हैं ना, μ0I/4π डी और यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा, इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगेगा
इसके ऊपर तो नहीं लगे, तो कांस्टेंट टर्म है। अब लिमिट क्या होना चाहिए, देखो लिमिट देखो अच्छे से देखना, इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं और इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब देखो अच्छे से देखना, ये जो लोअर पोर्शन है उसके साथ इसका एंगल कितना है, मान लेते कि θ1 है, -θ1 है, ठीक है। और अपर जो पोर्शन है वो कितना एंगल बनाए है, θ2। समझ में आ गया। मतलब अगर हम लोग देखो ये जो छोटा पोर्शन है वो θ एंगल में था, तो मान लेते कि हम लोग एकदम नीचे चला जाएंगे तो कितना एंगल बनेगा, मान लेते कि 70 डिग्री, और इधर जाएंगे तो मान लेते कुछ बना है 80 डिग्री। तो वो ऐसे तो नहीं लिख सकते ना 70 डिग्री टू 80 डिग्री, हमको क्या लिखना होगा, -70 टू 80। अगर हम लोग ये डायरेक्शन को पॉजिटिव पकड़ रहे हैं तो इसको नेगेटिव पकड़ना है, दोनों डायरेक्शन पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज को पॉजिटिव पकड़ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव पकड़ना है। मतलब ये क्या है, -θ1 है, तो इसको कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, -θ1 से लेके θ2 तक। तो अगर हम लोग इसको अच्छे से देखना, अगर हम लोग -θ1 से इसको ऐसे पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वायर कवर हो जाएगा। एंटायर वायर के लिए यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो μ0I/4πd cos थीटा का इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, sin थीटा होता है। अब उसमें लिमिट बैठाना है, एक तो है θ2 बैठाना है, एक -θ1 बैठाना है, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन हम पहुँच देते हैं। अब देखो μ0I/4πd, अब साइन यहाँ पे क्या बनेगा, एक sin θ2 बैठेगा माइनस sin -θ1 बैठेगा। एक बार हम लोग अपर लिमिट बैठाएंगे और एक बार लोअर लिमिट बैठाएंगे। ये तो पता ही है तुम लोगों को, इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में क्लास में होगा। अब देखो sin θ2 तो sin θ2 है, और हम लोग को पता है कि साइन के यहाँ पे अगर साइन -30 वो क्या होता है, -sin30 हो जाता है, साइन बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा sin θ1, सॉरी हाँ sin θ1। तो क्या आंसर निकल गया, v का एक वैल्यू हम लोग को निकल गया। ये हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो किसी भी स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, μ0I/4πd, I is the current, d is the distance, perpendicular distance from the wire, किसका, जो पॉइंट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो पॉइंट का, एंड sin θ1 प्लस sin θ2 है। θ1 इज द एंगल मेड बाय द लोअर पोर्शन एंड θ2 द एंगल मेड बाय द अपर पोर्शंस, ठीक है। ये हो गया एक वायर, स्ट्रेट वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका फॉर्मूला, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट वायर के लिए निकालेंगे। ये क्या है, फाइनाइट वायर, मतलब इसका एक पर्टिकुलर लेंथ है। अगर हम लोग बोलेंगे कि वायर इनफाइनाइट है, फॉर इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे करते हैं स्पेशल केस। ये क्या है, स्पेशल केस फॉर इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है। देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब ये जो पोर्शन है एकदम इनफाइनाइट तक गया है, नीचे तक गया है। अब देखो इसमें इनफाइनाइट वायर होने से यहाँ पे क्या चेंज आएगा, अगर ये वायर इनफाइनाइट तक गया है तो देखो इसका इधर का लेंथ बढ़ेगा तो इसका थीटा भी बढ़ेगा। मान लेते कि ये वायर है और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ऐसे, तो ये पोर्शन जो है ये है θ1 और ये है θ2। तो अगर ये पोर्शन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये थीटा भी बढ़ेगा और बढ़ेगा तो ये थीटा और बढ़ेगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते थीटा क्या हो गया, बढ़ते बढ़ते एक टाइम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम कितना होगा 90 बनेगा, और नीचे की ओर भी क्या होगा, बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। मतलब जब इनफाइनाइट वायर हो जाएगा तो θ1 वैल्यू का क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली π/2 हो जाएगा, तो θ2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो वो वाला फॉर्मूला में जो कि फाइनाइट वायर के फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये फाइनाइट वायर का। तो फाइनाइट वायर के फार्मूला में अगर हम लोग θ1 और θ2 का वैल्यू π/2 डाल देंगे तो वो फार्मूला किसके लिए हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर के लिए। तो इनफाइनाइट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अच्छे से देखना, μ0I/4πd ये तो था, और यहाँ पे sin θ1 sin θ2, sin π/2 प्लस sin π/2, sin π/2 कितना होता है, 1 होता है, sin π/2 वो भी 1 होता है, तो 1 + 1 2, μ0I/4πd 2 और यहाँ पे 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो μ0I/2πd,
सो इनफाइनाइट वायर के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, μ0I/2πd। समझ में आ गया। और सेमी इनफाइनाइट के लिए कितना होगा, सेमी मतलब आधा इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट चला गया और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, जो है इधर है, मतलब उसमें क्या होगा, आधा है, मतलब इसका आधा हो जाएगा, μ0I/4πd हो जाएगा। समझ में आया। मतलब फाइनाइट वायर जब होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इनफाइनाइट वायर होगा तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। समझ में आ गया। तो ये हम लोग क्या किया, बायो-सावर्ट लॉ जो है उसका एक एप्लीकेशन हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वायर के लिए उसके अगल बगल में कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और जो फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों केस में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन कैसे बनता है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो वो उसका वैल्यू तो हम लोग निकाल लिया, तो उसका डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द होता है, मतलब यहाँ पे अंदर जाएगा और ऐसे एक सर्कुलर पैटर्न में होगा और यहाँ पे वापस आएगा। मतलब ये अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ऐसा होता है। ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वैसा मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैसा होता है, इसके लिए क्या होगा, सर्कुलर होगा। इसे कैसे निकालेंगे, हम लोग जो राइट हैंड है उसका जो थंब है उसको हम लोग करंट के ओर लगा देंगे और बाकी जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो ये अगर वायर है, इधर करंट बह रहा है तो हम लोग इधर लगा देंगे थंब को, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पे अंदर जाएगा और यहाँ पे बाहर निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा, इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, मतलब ऐसे होगा। समझ में आ गया। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है। मतलब ये ऐसे एक प्लेन में है, उसको दिखा नहीं सकते, उसको ड्रॉ करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं लेकिन वो दिखा नहीं सकते, एक प्लेन में है। समझ में आ गया। ये चीज़ क्लास 9-10 में भी था लेकिन डेरिवेशन नहीं था। समझ में आ गया। तो यहाँ से कुछ हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, लेकिन आज का क्लास में इतना ही रहेगा, बहुत लेंदी हो गया।